नंबर करंट अफेयर्स करना है, ठीक है। 7 नंबर करंट अफेयर्स, मतलब डिफेंस हम लोग कर रहे थे ना, तो 6 तक कल हुआ था, आज 7 से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ब्रह्मा मिलन नौसैनिक अभ्यास हुआ है, ठीक है। कहाँ पे हुआ है मिलन नौसैनिक अभ्यास, कहाँ पे हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ भी सकता है। कहाँ पे हुआ मिलन? ठीक है, विशाखापट्टनम। मिलन की बात करेंगे, सबसे पहले नौसेना का अभ्यास है, कौन सा है? नौसेना का अभ्यास है मिलन। कहाँ पे हुआ? कहाँ पे हुआ ये मिलन? विशाखापट्टनम में हुआ है, ठीक है। और ये बहुत पक्षीय है, ठीक है। 50 नौसेनाओं की, ठीक है, लगभग 50 नौसेनाओं की भागीदारी के साथ 9 दिवसीय मेगा नौसैनिक अभ्यास हुआ, ठीक है। कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया इसमें? मतलब 50। 50 देश के नौसेना ने इसमें पार्टिसिपेट किया, ठीक है। कहाँ पे हुआ है मिलन एक्सरसाइज, कहाँ पे हुआ है? कहाँ पे हुआ है? ठीक है, तो वाईजेक विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम में, ठीक है। कितने नंबर का मिलियन एक्सरसाइज था? तो 12th नंबर का था। कितने नंबर का था ये? ब्रह्मा नंबर का मिलियन एक्सरसाइज था, ठीक है। अब देखेंगे कुछ प्रमुख देश जो इसमें भाग लिया है, जैसे अमेरिका हो गया, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया, तीनों के तीनों देश में क्या समानता है? थर्ड मेंबर है। फ्रांस की बात करेंगे, बांग्लादेश हो गया, दक्षिण कोरिया होगा, वियतनाम हो गया, इंडोनेशिया होगा, मलेशिया सहित अन्य देशों की नौसेनाएं मतलब यहाँ पे क्या की है? तो पार्टिसिपेट की है, ठीक है, ध्यान में रखना। अब चलेंगे आगे, देखेंगे क्या है। मिलन एक द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है जो 1995 में शुरू हुआ था। तो आपको तो सबसे पहले देखना है भाई साहब मिलन, मिलन जो है नौसेना का आवाज अभ्यास स्पष्ट है। है। हेलो, आवाज ठीक है। ठीक है, मिलन की बात करेंगे, नौसेना का अभ्यास है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो विशाखापट्टनम में हुआ है। 50 देशों की नौसेनाओं ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। बहुराष्ट्रीय है, ठीक है। प्रति 2 वर्ष पे होता है, कितने वर्ष पे होता है? तो प्रति 2 वर्ष पे होता है, ठीक है। मतलब 2 वर्ष में होता है, ठीक है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? मिलन नौसैनिक अभ्यास की शुरुआत कब हुई थी, मतलब कब से हो रहा है? तो 1995 से हो रहा है। कब हो रहा है? 1995 से ये एक्सरसाइज जो हो रहा है, ठीक है। अब आते हैं दूसरी चीजें, ठीक है। आप चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। आप देखेंगे अभ्यास शांति अभ्यास, ठीक है, अभ्यास शांति प्रयास, ठीक है। आवाज में दिक्कत होगा तो बता दीजिएगा। अभ्यास शांति प्रयास 4, ठीक है। कितने नंबर का शांति प्रयास अभ्यास हुआ है? 4 हुआ है, ठीक है। और किसके साथ होता है? नेपाली सेना और अमेरिकी इंडो पैसिफिक कमांड ने नेपाल के पंचखाल में इस अभ्यास की मेजबानी की, ठीक है। मतलब होता है नेपाली सेना, और कौन होता है? अमेरिकी इंडो पैसिफिक कमांड, ठीक है। अमेरिकी सेना का कौन सा कमांड? तो इंडो पैसिफिक कमांड ने मतलब क्या किया, इसमें पार्टिसिपेट किया, ठीक है। और कहां पे हुआ ये? कहां पे हुआ? नेपाल के किस जगह पे हुआ ये? तो पंचखाल में। कहां पे पंचखाल। हुआ इस अभ्यास, कहां पे हुआ है? पंचखाल में हुआ है, ठीक है। पंचखाल। अब लोग कुछ आते हैं इसमें, देखेंगे इसके प्रमुख बिंदु क्या है। तो ये बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना अभ्यास है। भारत सहित 17 देशों ने 1100 से अधिक सैन्यकर्मी शांति प्रयास 4 में शामिल रहे, ठीक है। तो अगर पूछा जाएगा भारत इसमें शामिल रहा, तो बिल्कुल भारत भी शामिल रहा। 17 देश और भी, मतलब कुल बात करेंगे 17 देश इसमें शामिल रहे, और 1100 से अधिक मतलब सैन्यकर्मी शांति प्रयास 4 में मतलब क्या रहे? शामिल रहे। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आप देखेंगे तुर्की का 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान का नाम क्या रखा गया? कान रखा गया। क्या क्या रखा गया है? कान। क्या है कान? क्या है? एक लड़ाकू विमान है, ठीक है। क्या है? क्या है कान? क्या है? तो लड़ाकू विमान है, ठीक है। ध्यान में, किसका है कान लड़ाकू विमान? तो क्या बताएंगे? तुर्की। कान की बात करेंगे, किसका है? तुर्की का है, ठीक है। तुर्की, तुर्की के नाम पर गया तुर्कीये। क्या नाम पर गया है? तुर्की, तुर्कीये, ठीक है। कान के नाम से जाने जाने वाला यूके के बीएई सिस्टम्स की मदद से तुर्की एरोस्पेस इंडस्ट्री द्वारा विकसित जेट ने राजधानी अंकारा में एक हवाई पट्टे में 10 मिनट से अधिक की उड़ान भरी, ठीक है। राजधानी कहाँ पे? तुर्की का अंकारा इसकी राजधानी है, अंकारा। ठीक है। तुर्की ऑटोमान एम्पायर का हिस्सा है, पहले ऑटोमान एम्पायर के नाम से हम लोग जानते थे, उसको आपको ध्यान में रखिएगा। ऑटोमान एम्पायर की बात करेंगे तो 1924 में, ठीक है, मुस्तफा कलाम पाशा के द्वारा, ठीक है, वहां पे खलीफा का पद समाप्त कर दिया गया था। वहीं से ऑटोमन एम्पायर का पतन भी माना जाता है, ठीक है। एक ऐसा एम्पायर था जो कि दुनिया के सर्वाधिक क्षेत्र में फैली हुई एम्पायर जो थी, ऑटोमन एम्पायर थी, जो कि बहुत वर्षों तक मतलब रूल किया था, ठीक है। तो तुर्की का 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान का नाम क्या है? क्या बताएंगे? क्या नाम है इसका? कान है। कान। क्या नाम है? कान नाम है, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। कान परियोजना जिसे 2016 में लॉन्च किया गया था, का उद्देश्य F-16 विमान को प्रतिस्थापित करना है, ठीक है। F-16 विमान किस देश का है? F-16, का है ठीक है, F-16। बिल्कुल। F-16 की बात करेंगे, यूएसए क्या, पाकिस्तान के पास बहुत सारा F-16 है, ठीक है। इसलिए हमको धमकी देता रहता, हम उसको बोलते हैं मेरे पास राफेल है, ठीक है। हालांकि हम लोग तो मिराज से ही उसके F-16 को मार गिराया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा F-16 विमान की बात करेंगे, यूएसए का है। F-16 विमान को, ठीक है, प्रतिस्थापित करने के लिए तुर्की ने कौन सा विमान बनाया? लड़ाकू जेट कान, ठीक है, कान। कान।
ठीक है। और हमारे पास क्या है इसी का तुलना का, ठीक है, इससे बेहतर ही क्या है हमारे पास, राफेल है। क्या है, राफेल। राफेल हमने कहाँ से खरीदा है, किस देश से राफेल हमने फ्रांस खरीदा से। है, फ्रांस से। फ्रांस। ठीक है, किससे खरीदा है, फ्रांस से। कान 13 मिनट तक हवा में हवा, ठीक है, कान 13 मिनट तक हवा में रहा और 8,000 फीट की ऊंचाई पर 230 समुद्री मील की गति तक पहुंच गया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप चलते हैं अभ्यास दोस्ती 16। ठीक है, ये अभ्यास जो होता है, दोस्ती अभ्यास जो होता है 3 देशों के साथ होता है। इसमें भारतीय सेना, मालदीव की सेना और श्रीलंका, त्रिपक्षीय अभ्यास है। ठीक है, अगर पूछेगा दोस्ती कैसी अभ्यास है तो क्या बताएंगे, त्रिपक्षीय अभ्यास है। क्या बताएंगे, त्रिपक्षीय अभ्यास है। ठीक है, कौन कौन देश शामिल है, भारत, मालदीव, ठीक है, श्रीलंका। मालदीव, ठीक है, और क्या, श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका, ठीक है, ये सब शामिल है। शायद इसमें मालदीव ने सर पार्टिसिपेट इस बार नहीं किया है, एक बार देख लेना पड़ेगा इसको। ठीक है, तीन देश इसमें शामिल है दोस्ती एक्सरसाइज में। भारत, मालदीव और श्रीलंका के तट पर रक्षकों ने हिंद महासागर क्षेत्र में माले के पास त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती का आयोजन किया। नहीं, इसमें शामिल लिया है, लेकिन श्रीलंका में कुछ बैठक हुआ था या उसमें नहीं पहुंचा था हाँ, सर मालदीव। कुछ और हुआ था उसमें। हाँ ठीक है, उद्देश्य की बात करेंगे। कोलंबो समिट में शायद नहीं पहुंचा है, नहीं, कोलंबो समिट में नहीं पहुंचा हाँ, है ना। कोलंबो समिट में नहीं आया था। हाँ ठीक है, इसका पर्पस क्या है, ठीक है, ये अभ्यास कराने का पर्पस क्या है, तो तट रक्षक कर्मियों के बीच में समुद्री सुरक्षा और अंतर संचालनीयता को मतलब क्या करना, बढ़ावा देना है। भारतीय तट रक्षक जहाज समर्थ आईसीजीएस अभिनव ने भाग लिया। ठीक है, तो इस दोस्ती में भारत की तरफ से कौन भाग लिया, जहाज का नाम क्या है, समर्थ, और आईसीजीएस अभिनव ने, मतलब समर्थ और अभिनव ने दोनों ने पार्टिसिपेट किया। किसने, समर्थ एंड, ठीक है, क्या नाम है, अभिनव। ठीक है, कहां पे हुआ है, तो माले में हुआ है। कहां पे हुआ है, माले। माले किसकी राजधानी है, तो मालदीव की राजधानी की बात करें क्या है, तो माले है। ठीक है, आपको इसको याद रखना चाहिए। ठीक है, क्लियर। अब आते धर्म गार्जियन अभ्यास। तो आप लोग जानते हैं धर्म गार्जियन अभ्यास हमारा किसके साथ होता है, किसके साथ होता है हमारा धर्म गार्जियन, तो बिल्कुल ठीक है, धर्म गार्जियन की बात करेंगे, हमारे किसके साथ होता है, जापान के साथ होता है। ठीक है, तो भारत जापान संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन राजस्थान के महाराजा फील्ड फायरिंग रेंज में संपन्न हुआ। कहां पे प्रारंभ हुआ, ठीक है, महाराजा फील्ड फायरिंग रेंज में, ठीक है, राजस्थान में आपको यह प्रारंभ होता है भारत जापान संयुक्त अभ्यास। इसका नाम क्या है, धर्म गार्जियन। पर्पस क्या है इसका, तो संयुक्त राष्ट्र शासनादेश के अध्याय, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र शासनादेश के अध्याय ठप के तहत अर्धशहरी वातावरण में संयुक्त संचालन करने के लिए संयुक्त क्षमताओं को बढ़ाना। ठीक है, धर्म गार्जियन भारत और जापान में बारी बारी से आयोजित होने वाला वार्षिक अभ्यास है। तो इस बार कहां पे हुआ है, ये राजस्थान के में हुआ है, तो नेक्स्ट टाइम कहां पे होगा, जापान में होगा। ठीक है, मतलब एक बार भारत में होता था, दूसरी बार कहां पे होता है, ठीक है, आपको जापान में होगा। तो आपको बस इतना आपको ध्यान में रखना है, भाई साहब धर्म गार्जियन होता है किसके साथ है, तो भारत और जापान के साथ होता है। कितना नंबर का था, 5वां नंबर का था। हुआ कहां पे है, ठीक है, कहां पे हुआ है, तो राजस्थान के महाराजा फील्ड फायरिंग रेंज में संपन्न हुआ है। ठीक है, ध्यान में रखना है। अब चलते आगे, महाराष्ट्र एमएसएमई डिफेंस एक्सपो। ठीक है, महाराष्ट्र एमएसएमई डिफेंस एक्सपो, ठीक है, महाराष्ट्र के पुणे में हुआ है। ठीक है, महाराष्ट्र के पुणे में अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर में अपना पहला मेगा एमएसएमई डिफेंस एक्सपो मतलब क्या किया, आयोजित किया। तो महाराष्ट्र के एमएसएमई डिफेंस एक्सपो कहां पे हुआ है, तो कहां पे हुआ, पुणे में हुआ। कहां पे हुआ है, क्या बताएंगे, पुणे में हुआ है। ठीक है, बात करेंगे क्या है, तो यह आयोजन राज्य के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने में सक्षम बनाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र में 29.88 लाख एमएसएमई का मजबूत नेटवर्क है। ठीक है, ध्यान में रखना आपको। ठीक है, क्या महाराष्ट्र का एमएसएमई डिफेंस एक्सपो हुआ, कहां पे हुआ, पुणे में हुआ है। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, महाराष्ट्र के पुणे में अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर में पहला मेगा एमएसएमई डिफेंस एक्सपो आयोजित किया गया। अब आते हैं अमेरिका भारत साइबर सुरक्षा पहल। यूएसए वाणिज्य दूतावास ने, ठीक है, महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर के सहयोग से पुणे में पहली यूएसए भारत साइबर सुरक्षा पहल शुरू की गई। ठीक है, तो भारत और यूएसए के बीच साइबर सुरक्षा पहल हुआ है। ठीक है, कहां पे आयोजित किया गया है, कहां पे आयोजित किया गया है, ठीक है, तो ये भी आपका कहां पे हुआ, पुणे में हुआ है। कहां पे हुआ है, पुणे में हुआ है। ठीक है, कहां पे हुआ है, पुणे में हुआ है। तो अमेरिका भारत साइबर सुरक्षा पहल की शुरुआत की बात करें, कहां पे हुआ, पुणे में हुआ है। ठीक है, इसका पर्पस क्या है, नौकरियां पैदा करने और अत्याधुनिक समाधान विकसित करने के लिए वैश्विक स्तर पर शीर्ष साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों को एकजुट करना है। ठीक है, क्या इसका पर्पस है,
नौकरियां पैदा करने और अत्याधुनिक समाधान विकसित करने के लिए वैश्विक स्तर पर शीर्ष साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों को मतलब क्या करना है, एकजुट करना है। इसे एमएसएमई पुणे बिजनेस इंटरनेशनल बिजनेस समिट में लॉन्च किया। कहाँ पे लॉन्च किया इसको? एमसीआईएमसी, ठीक है, MCCIA, यही है ना, इंग्लिश देख लीजिएगा, ठीक है। पुणे बिजनेस इंटरनेशनल बिजनेस समिट में इसको लॉन्च किया गया, ठीक है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है तो भाई साहब, अमेरिका और मतलब अमेरिका और भारत के बीच में साइबर सुरक्षा पहल हुआ है और ये आयोजित कहाँ पे किया गया है? पुणे में आयोजित किया गया है। ये आपके लिए क्या रहेगा? महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है। विशेष जो प्रमुख बिंदु जो रहता है वो आपके प्रीलिम्स के एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। और जाहिर सी बात है भाई, साइबर सुरक्षा है तो भाई क्या चीज का इसका पर्पस क्या होगा? साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में काम करना। तो इस तरह के एग्जाम में प्रश्न नहीं पूछते, पूछता है किसके साथ हुआ है, कहाँ पे हुआ है, और कहीं कहीं पे विशेष पर्पस रहता है तो वो भी एग्जाम में पूछ देता है, ठीक है। अब देखिए, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स कानपुर में, ठीक है। कहाँ पे? तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स कहाँ पे लगा है? तो कानपुर में। कहाँ पे लगा है? कानपुर में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। कानपुर में आयोजित किया गया। अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस सुविधा ने उत्तर प्रदेश के कानपुर में दक्षिण एशिया के सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स खोला है। मतलब अब प्राइवेट कंपनियां भी है, मतलब डिफेंस के क्षेत्र में आ रही है, ठीक है। तो अडानी डिफेंस के द्वारा अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस सुविधा ने उत्तर प्रदेश के कानपुर में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स को खोला है। क्या करेगा इसमें, किस प्रकार की काम होगी? तो देखेंगे, इसमें छोटे कैलिबर गोला बारूद का उत्पादन शुरू कर दिया गया, जिसकी शुरुआत सालाना आवश्यकता को 25% यानी मतलब क्या रहेगी, सालाना आवश्यकता के 25% यानी 150 मिलियन राउंड से होती है। अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस भारत की अग्रणी निजी क्षेत्र की रक्षा निर्माता कंपनी है, ठीक है। अगर पूछेगा क्या निजी क्षेत्र में, ठीक है, निजी क्षेत्र में कोई कंपनी है जो कि मतलब रक्षा, आवाज कट रहा है, हेलो? नहीं सर, ठीक तो है, नहीं। आवाज तो कल भी क्लियर तो है। पढ़े थे महिंद्रा में। तो अभी महिंद्रा भी तो बना रही है ना, बिल्कुल। तो अडानी भी इसमें आ गई है। तो अडानी डिफेंस एरोस्पेस भारत की अग्रणी निजी क्षेत्र की रक्षा निर्माता कंपनी है, ठीक है। आई थिंक ध्यान में रखिएगा, डिफेंस में आपको एफडीआई भी है, ठीक है, डिफेंस में एफडीआई भी है, ठीक है। और आपको बात करना है स्पेस में, तो एफडीआई 100% एफडीआई है सर स्पेस में, ठीक है। और यहाँ पे अडानी डिफेंस की बात करेंगे तो रक्षा निर्माण करने वाली अग्रणी क्षेत्र की निजी कंपनी है, ठीक है। अभ्यास डेजर्ट नाइट, कौन सा अभ्यास है? तो अभ्यास डेजर्ट नाइट, ठीक है। क्या इससे प्रश्न बनेगा अभ्यास डेजर्ट नाइट से? तो भाई साहब, अभ्यास डेजर्ट नाइट सबसे पहले किसके किसके बीच में हुआ, ये मैटर करता है, ठीक है। किसके किसके बीच में हुआ अभ्यास डेजर्ट नाइट? तो ध्यान में रखेंगे, देखें, भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स ने फ्रांसीसी वायुसेना और अंतरिक्ष बल और संयुक्त अरब अमीरात वायुसेना के साथ अभ्यास किया है, ठीक है। इसका नाम क्या गया? अभ्यास डेजर्ट नाइट रखा गया। क्या रखा? DESERT, डेजर्ट नाइट, ठीक है। किसके साथ हुआ है? भारतीय वायुसेना है, फ्रांसीसी वायुसेना है और उसका अंतरिक्ष बल भी है, ठीक है। और संयुक्त अरब अमीरात वायुसेना के साथ में, मतलब इंडिया है शामिल, ठीक है। साथ में फ्रांस शामिल है और साथ में क्या शामिल है? यूएई शामिल है। तीनों के साथ कौन सा अभ्यास हुआ? डेजर्ट नाइट, ठीक है। कौन सा नाइट है? डेजर्ट नाइट, ठीक है। ध्यान में क्या रखना है, किसका अभ्यास है? तो एयरफोर्स का है। किसका अभ्यास है? एयरफोर्स का अभ्यास है आपका डेजर्ट नाइट। ये कहां पे हुआ है, ठीक है? तो विमान अरब सागर के ऊपर संयुक्त अरब अमीरात के अल्दाफरा हवाई अड्डे पे संचालित होते थे। अल्दाफरा हवाई अड्डा बहुत इंपोर्टेंट हवाई अड्डा, राफेल वगैरह आया था तो इसी पे रुका था, ठीक है। अल्दाफरा हवाई अड्डा की बात करेंगे, आपको यूएई में आपको देखने को मिलेगा, इंपोर्टेंट है, यूएई के महत्वपूर्ण हवाई अड्डा है, क्योंकि सैनिक कार्यों के लिए भी इसका उपयोग होता है और निजी कार्य के लिए भी होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा अभ्यास डेजर्ट नाइट किसके साथ हुआ है, क्या बताएंगे? भारतीय, फ्रांस और यूएई। अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन किसके साथ होता है? डेजर्ट साइक्लोन अगर एग्जाम में पूछ दिया तो? डेजर्ट यूएई नहीं, डेजर्ट साइक्लोन यूएई तो के साथ? मिस्र के साथ। साइक्लोन डेजर्ट साइक्लोन मिस्र के जाएगा। सिर्फ साइक्लोन। साइक्लोन, अच्छा अच्छा, ये किसके साथ है? यूएई के साथ है, जी, ठीक है। और सीधे साइक्लोन किसके साथ है? मिस्र के साथ, नहीं, मिस्र के साथ, जी। ठीक है। तो ध्यान में इसको आपको रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलेंगे आगे। डिफेंडर 24, क्या नाम है इसका? अभ्यास, पक्का नाटो का होगा, ठीक है। अभ्यास स्टीड फास्ट डिफेंडर 24, यह अभ्यास विभिन्न स्थानों पर 31 मई 2024 तक चलेंगे। यह एक बहु डोमेन अभ्यास है
जिसमें भूमि, वायु, समुद्र तथा साइबर तथा अंतरिक्ष संचालन भी शामिल है। मतलब 5 स्तर पे इसको किया जाएगा। इसमें लैंड भी शामिल होगा, इसमें एयर भी शामिल होगा, इसमें मैरीन टाइम भी शामिल होगा, मैरीन भी शामिल होगा, इसमें साइबर भी है और इसमें स्पेस भी शामिल है। ठीक है, सबके सब क्या है इसमें शामिल है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। यह शीत युद्ध के बाद यूरोप के सभी 31 नाटो सहयोगों के लगभग 90,000 सैनिकों के साथ सबसे बड़ा अभ्यास है। ठीक है, इसमें कितने सैनिक पार्टिसिपेट कर रहे हैं? ठीक है, अभ्यास स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर 24 में, 24 का मतलब 2024 है। ठीक है, 90,000 सैनिक पार्टिसिपेट कर रहे हैं। समझ रहे कितनी बड़ी एक्सरसाइज होगी? और किसके द्वारा किया जा रहा है? नाटो के द्वारा किया जा रहा है। नाटो के कितने देश इसमें शामिल है? तो 31 देश की सेना आपको शामिल है। साथ में यह अभ्यास भूमि, वायु, समुद्र, साइबर और अंतरिक्ष संचालन में भी काम करेगी। यह शीत युद्ध के बाद यूरोप में अभी सभी 31 नाटो सहयोगियों लगभग 90,000 देशों के साथ सबसे बड़ा ये आपका सैन्य अभ्यास है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब आते हैं नाटो के बारे में। नाटो की स्थापना की बात करें 1949 में हुआ था। तारीख की बात करेंगे 4 अप्रैल 1949 को। यूरोप और उत्तरी अमेरिका के 12 देशों के द्वारा किया गया था। तो नाटो का जिस समय स्थापना हुआ उस समय नाटो में सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? 12 थी। कितनी थी? वर्तमान में नाटो की संख्या कितनी है? 32 है। कितनी है? 32 है। नवीनतम देश कौन सा शामिल है? स्वीडन। स्वीडन को मान्यता मिल गई। ठीक है, कौन सा देश शामिल है? इसमें नहीं दिया हुआ है, स्वीडन। 31वां देश कौन था? 31वां देश कौन था? 31वां देश फिनलैंड था। कौन था? फिनलैंड जो था 31वां देश था। उत्तरी अटलांटिक संधि मतलब उत्तरी अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो का फुल फॉर्म होता है। तो उत्तरी अटलांटिक संधि 10 में बताया गया कि देश गठबंधन में कैसे शामिल हो सकते हैं। ठीक है, तो नाटो का अनुच्छेद 10, ठीक है, आर्टिकल 10 क्या कहता है? से भाई साहब नाटो का कोई देश सदस्य कैसे बन सकता है? इसी में लिखा हुआ है नाटो का कोई भी राष्ट्र अगर सदस्य बनना चाहेगा तो नाटो में पहले से जितने भी राष्ट्र उपस्थित है सबका मतलब हामी चाहिए। मतलब स्वीडन अगर सदस्य अगर बनना चाहता है तो 31 देश जो है ना, 31 की सहमति होनी चाहिए। अगर 31 में से अगर कोई भी देश अगर असहमत है तो कोई नया देश नाटो का सदस्य नहीं बन सकता, क्योंकि नाटो का अनुच्छेद 10 में ये चीजें लिखी गई है। और नाटो का अनुच्छेद, ठीक है, अनुच्छेद 5 कहता है, नाटो के अनुच्छेद 5 ये कहता है कि नाटो सदस्य किसी भी देश पे अगर कोई भी देश अगर हमला करता है वो हमला नाटो के सभी देश पे समझा जाएगा। मतलब सपोज अगर रूस अगर अमेरिका पे हमला करता है, सपोज ऐसा होगा नहीं, तो बाकी अमेरिका के अलावा जो 31 देश और वो नाटो पे सब पे हमला समझा जाएगा। और सारे 31 देश मतलब रूस पे मतलब क्या कर सकते हैं? एक साथ कार्रवाई कर सकते हैं। समझ रहा है ना? तो नाटो इज द मोस्ट डेंजरस ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड। ठीक है, धारा 5 और धारा 10 याद रखेगा। नाटो का धारा 10 जो कहता है मतलब नाटो में कोई देश सदस्य कैसे बनेगा उसके लिए नियम एवं शर्तें शामिल है। नाटो का धारा 5 कहता है अगर कोई भी देश अगर नाटो के सदस्य राष्ट्र पे हमला करता है तो हमला सभी राष्ट्रों के ऊपर साझा रूप से समझा जाएगा। ठीक है, और नाटो की स्थापना हुई थी, क्या तारीख बताया मैंने अभी? 4 अप्रैल 1949 49 को। ठीक है, और नाटो का काउंटर करने के लिए, ठीक है, रसिया ने भी अपना बनाया था, उसको बोला था वार्सा पैक्ट। क्या बोलते हैं उसको? वार्सा पैक्ट। हालांकि जब रसिया जब टूटा तो वार्सो पैक्ट भी क्या हो गया? समाप्त हो गया। ठीक है, चलिए अब हम चलेंगे पुरस्कार और सम्मान को देखेंगे। ठीक है, डिफेंस समाप्त हो गया। ठीक है, और डिफेंस पढ़ लीजिएगा। डिफेंस से प्रश्न आता है कि इसमें आईटी भी घुसा हुआ रहता है। ठीक है, और 69 बीपीएससी में आईटी से बहुत सारे प्रश्न थे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी क्लास आपकी होगी, डोंट वरी। ठीक है, अब चलेंगे राष्ट्रीय रचनाकर पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, रचनाकर मतलब कंटेंट क्रिएटर। क्या बोलते हैं उसको? कंटेंट क्रिएटर। जिसमें मोदी जी ने बहुत सारे यूट्यूबर वगैरह को अवार्ड दिया था, आप लोगों ने देखा होगा, वीडियो वगैरह देखा था ना आप लोगों ने? ठीक है, उसी को बोलते हैं कंटेंट क्रिएटर कहते हैं। ठीक है, क्या इसमें तो इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने नए युग के प्रभावशाली लोगों को रचनाकारों को मान्यता देने के लिए राष्ट्रीय रचनाकारों के पुरस्कारों की घोषणा की। ठीक है, किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। यह जेन जेड को लक्षित करता है जो इंटरनेट और सोशल मीडिया से जुड़ी युवा पीढ़ियों का संदर्भ करता है। ठीक है, जो इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, ठीक है, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। और यह लगभग 20 कैटेगरी में दिया गया अवार्ड। कितने कैटेगरी में अवार्ड दिया गया? 20 कैटेगरी में अवार्ड आपको मुख्यतः दिया गया। सामग्री को निम्नलिखित डिजिटल प्लेटफॉर्मों से एक से अधिक प्रकाशित किया
गया होना चाहिए। जैसे इंस्टा मतलब देखिए सामग्री, जैसे मान लीजिए कोई अगर यूट्यूबर है, कोई जरूरी नहीं से उसका सामग्री केवल यूट्यूब पे होना चाहिए, ठीक है, उसके अलावा उसके किसी और भी सोशल नेटवर्किंग साइट पे होना चाहिए, मतलब मोर देन एक से अधिक, ठीक है। जैसे इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, लिंक्डइन या फेसबुक। क्रिएटर्स अधिकतम 3 श्रेणी में स्वयं नामांकित कर सकते हैं। इसके लिए आपको नामांकित करना पड़ता था, 3 श्रेणी आपको दिया गया था। 3 श्रेणी में से किसी में भी आप क्या कर सकते हैं, मतलब अधिकतम 3 श्रेणी में आपको नामांकित करना होता है, कर सकते हैं। मैक्सिमम कितने कैटेगरी में दिया गया, और 20 कैटेगरी में दिया गया, ठीक है। आप देखिए किसको किसको मिला, ठीक है। देखिए सबको आप लोग जानते भी होंगे, ठीक है। सर्वाधिक रचनात्मक रचनाकार का पुरस्कार पुरुष में आरजे रौनक को मिला, ठीक है। जानते हैं जो बउआ वाला लेकर आता है, देखा होगा आप लोगों ने, ठीक है। थोड़ा बीजेपी का भक्त भी है ये आदमी, ठीक है। सर्वाधिक रचनात्मक पुरस्कार महिला में शारदा जैन को मिला, मैं इसको नहीं जानता हूं, आप जानते कौन है ये, ठीक है। ना इसको हम भोजन श्रेणी में सबसे ज्यादा कविता सिंह को मैं जानता हूं, ठीक है, मतलब एक दो बार किसी वीडियो में देखे हुए, ठीक है। ग्रीन चैंपियन श्रेणी का अवार्ड पंक्ति पांडे को मिला, नहीं जानते हम। सर्वश्रेष्ठ कहानीकार का पुरस्कार कृतिका गोविंद स्वामी को मिला, नहीं जानते हैं। हेरिटेज फैशन आइकन अवार्ड जानवी सिंह को मिला, नहीं जानते हैं, ठीक है। हाँ ये बिहार की शान है, इनको जानता हूं मैं, आप लोग भी जानते हैं। वर्ष का सांस्कृतिक राजदूत किसे मिला, मैथिली ठाकुर को मिला, ठीक है। ये सब यूट्यूबर है, आप लोग जानते हैं ना सबको, ठीक है। हम इन दो को जानते हैं, जैसे आरजे रौनक को जानते हैं, मैथिली ठाकुर को जानते हैं, ठीक है। कविता सिंह का नाम जानवी सुन सिंह को रखा है, भी खाना जानते बुना हैं। बनाती है सारी, ठीक है। तो सर्वाधिक हाँ, ये रचनात्मक पुरस्कार पुरुष में किसे मिला, किसे मिला, आरजे रौनक को, ठीक है। सर्वाधिक रचनात्मक पुरस्कार महिला में किसे मिला, श्रद्धा जैन को। तो ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट है। रचनात्मक श्रेणी में बात करेंगे, पुरुष में आरजे रौनक को मिला है। आरजे का मतलब रेडियो जॉकी होता है, क्या होता है, रेडियो जॉकी, ठीक है, ध्यान रखेंगे, जॉकी बोलते हैं ना। महिला में किसे मिला, शारदा जैन को मिला, ठीक है। भोजन में कविता सिंह जी को, ग्रीन चैंपियन श्रेणी में पंक्ति पांडे को, सबसे कहानी पुरस्कार में मिला कृतिका गोविंदा स्वामी को, ठीक है। हेरिटेज फैशन अवार्ड में मिला जानवी सिंह को। अब वर्ष का, ठीक है, ध्यान रखेंगे, वर्ष का, ठीक है, सांस्कृतिक राजदूत मिला मैथिली, ठीक है, ठाकुर को। तकनीकी श्रेणी का सबसे पुरस्कार गौरव सुद्दी को, मतलब टेक्निकल गुरुजी, इनको अच्छे से जानते होइएगा, टेक चैनल है टेक्निकल गुरुजी। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे शिक्षा श्रेणी में सबसे पूर्व नमन देशमुख को, नहीं जानता हूं। सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य एवं फिटनेस के क्रिएटर पूरे अंकित बयानपुरिया को, नहीं जानता हूं। इसका नाम काफी सुन रखा है, लेकिन मैंने कभी इसको देखा नहीं। पसंदीदा यात्रा निर्माता क्या, अंकित बैनपुरिया, आप नहीं जानते अंकित बैनपुरिया को? हम ध्यान देते ही नहीं तो था हम ना क्यों देखेंगे, 75 हम खा पी के। 75 डे हम भी चैलेंज नहीं जानते इसी का हैं। था ना। अच्छा 75 डे चैलेंज वाला इसी का था, यस हाँ सर। ठीक है। देखिए हम जो चैनल देखते हैं उसी के बारे में मुझे पता होता है। टेक मुझे बहुत पसंद है, इसी बार तो मुझे मोदी पता जी है, का सफाई अभियान किया ठीक था, है। स्वच्छता अभियान। यात्रा चैनल में केवल हम साइकिल बाबा को देखते हैं, मुझे वो आदमी बहुत पसंद है। बाकी सब बाहर में जाए, हम नहीं देखते साइकिल बाबा के अलावा किसी को, ठीक है। साइकिल बाबा का चैनल आप लोग जानते हैं, पहले बार सुने हैं। पहली बार सुनेंगे। पूरा देश घूम लिया, आप लोग पहला बार नाम सुने, मैं शेयर अच्छा करूंगा अच्छा, आपको, हाँ ठीक है। ये ठीक है। डिसरप्टर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है तो रणवीर अहलावालिया को, इस आदमी को मैं जानता हूँ, अलाहाबादी। गूज बम्प, ठीक है, ठीक है। गूज डिसरप्टर ऑफ द ईयर का बम्प पुरस्कार में रणवीर अहलावालिया को, ठीक है। अच्छा अमेरिकन आदमी है, नहीं हूँ ठीक मैं। है, हाँ ठीक है। पॉडकास्ट करवाते हैं ये, अच्छा होता है पॉडकास्ट, ठीक है। हालांकि पॉडकास्ट अगर आपको सुनना है तो अस्मिता प्रकाश का सुनिए, बहुत बढ़िया बनाती है, ठीक है। अस्मिता प्रकाश, रणवीर अहलावालिया का भी ठीक है, ठीक है, लेकिन अस्मिता प्रकाश का थोड़ा पॉलिटिकल होता है, ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है। तो आप इन लोग का नाम ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। हालांकि इससे प्रश्न नहीं पूछेगा, मैं पूरे गारंटी के साथ कहता हूँ, लेकिन फिर भी पढ़ लीजिए। सर्वरचनात्मक के ध्यान आरजे रौनक है। हाँ ये पूछ सकता है कि भाई साहब ये जो पुरस्कार जो सांस्कृतिक दिया वाला। गया है, हाँ राष्ट्रीय रचनाकर पुरस्कार जो कंटेंट क्रिएटर अवार्ड जो दिया गया किस मंत्रालय के द्वारा, तो इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के द्वारा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद कितने कैटेगरी में दिया, 20 कैटेगरी में दिया गया, ठीक है। कंडीशंस क्या थे, तो मतलब जो भी क्रिएटर होना चाहिए उनको मतलब कम से कम 2 साइट्स पे, सोशल साइट्स पे उनका होना चाहिए, ठीक है। क्रिएटर्स कितने श्रेणी में खुद को नामांकित कर सकते थे, कम से कम 3 श्रेणी में खुद को, अधिकतम 3 श्रेणी में खुद को नामांकित कर सकते थे। बाकी अवार्ड का नाम वगैरह का उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ बिहार के इंपोर्टेंट से ये देने में से वर्ष का सांस्कृतिक राजदूत मैथिली ठाकुर को बनाया गया है, ठीक है। और आप ध्यान में, किशोरी को भी ये दिया तो गया ये था, तो उनका बिहारी नाम का क्यों है, नहीं है? डिसरप्टर ऑफ द ईयर। क्वेश्चन वाला से पूछेंगे हम क्यों नहीं है, ठीक है।
WHO का नेल्सन मंडेला पुरस्कार देखेंगे, ठीक है, कौन सा पुरस्कार दिया गया? नेल्सन मंडेला पुरस्कार, ठीक है। गांधी मंडेला पुरस्कार भी होता है, नेल्सन मंडेला पुरस्कार। नेल्सन मंडेला आप लोग जानते हैं कौन थे? तो नेल्सन मंडेला, ठीक है, अब दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थे, ठीक है, और इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है। दूसरे विदेशी नागरिक है जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, ठीक है। पहले नागरिक के बारे में तो आप लोग जानते हैं, ठीक है, ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। अब आते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस, क्या इसको निमहांस के नाम से जानते हैं? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ, क्या? हो चुकी थी ना। कौन बोला विदेशी? मदर टेरेसा, भारतीय नागरिकता अब ले ली थी वो, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल एंड न्यूरो साइंसेस को 2024 के लिए स्वास्थ्य समर्थन के लिए नेशनल मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मदर टेरेसा, ठीक है, अल्बानिया की थी, कहाँ की थी? अल्बानिया के थी, लेकिन उन्होंने भारतीय नागरिकता स्वीकार कर लिया था, इसलिए मदर टेरेसा को विदेशी के अंतर्गत अब काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। सी इज इंडियन, ठीक है। अल्बानिया कंट्री है सर? हाँ, अल्बानिया देश का नाम है, बिल्कुल, ठीक है। बात करें हाँ, अफगानिस्तान है, यूरोपियन कंट्री है अल्बानिया, ठीक है। WHO नेल्सन मंडेला पुरस्कार किसे मिला? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस को मिला है, किस 2024 के लिए। क्यों मिला है भाई साहब? तो स्वास्थ्य संवर्धन के लिए नेल्सन मंडेला पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। आप देखिएगा नेल्सन मंडेला पुरस्कार जो होता है WHO के द्वारा दिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। क्यों? प्रमुख बिंदु देखेंगे क्या है, तो यह पुरस्कार उन व्यक्तियों, संस्थाओं या सरकारी या गैर सरकारी संगठनों को मान्यता देता है जिन्होंने स्वास्थ्य संवर्धन में उल्लेखनीय योगदान प्रदर्शित किया है, ठीक है। अब सिंपल प्रश्न आपसे दो तरह के प्रश्न पूछेगा। नेल्सन मंडेला पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो WHO के द्वारा। किसके द्वारा? WHO के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। किसे दिया गया है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज, निमहंस को दिया गया है, ठीक है, ध्यान में रखना है। चलिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार है, ये भी आपको ध्यान में रख सकते हैं। निमहंस के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। निमहंस देश में मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान शिक्षा का केंद्र है। किसका केंद्र है? तो मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान शिक्षा का केंद्र है। इसका मुख्यालय कहाँ पे मिलेगा? तो निमहंस बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पे है? तो निमहंस की बात करेंगे, बेंगलुरु कर्नाटक में आपको ये मुख्य रूप से आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझ गए। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। केपी नामबियार पुरस्कार की बात करेंगे, ध्यान में रखें, केपी नामबियार पुरस्कार इंपॉर्टेंट है। किसे मिला है केपी नामबियार पुरस्कार, बताइए। तो ध्यान में, केपी नामबियार पुरस्कार 2024 इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ जी को प्रतिष्ठित केपीपी नामबियार पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। किसे दिया गया पुरस्कार? केपीपी नामबियार पुरस्कार किसे दिया गया? तो ध्यान में रखना है, किसे दिया गया? इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ जी को दिया गया। किसे दिया गया? तो इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ जी को पुरस्कार जो है सो दिया गया, ठीक है। अब बात की, ये पुरस्कार किस संस्था के द्वारा दिया जाता है? तो ये पुरस्कार इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स के द्वारा प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा? ये पुरस्कार इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स के द्वारा प्रदान किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना है। केपीपी नामबियार पुरस्कार किसे दिया गया है? तो एस सोमनाथ जी को यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा, ठीक है। एस सोमनाथ जी का, ठीक है, एक उनका किताब आई थी, क्या नाम था? शेर जिसने मलयालम भाषा चांदनी पीली, ठीक है, रॉकेट पीली, शेर जिसने चांदनी पीली, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, किताब का नाम है, इंपॉर्टेंट है। का इंग्लिश में कुछ और नाम है, ठीक है, ये इसका हिंदी बना दिया, एक्चुअली में मलयालम में लिखा गया है। ये तमिल में, और उसको साउथ तमिल में नहीं है, मलयालम में है। वही अब आते हैं फिट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। नंद कुमार यादव को फिट इंडिया मूवमेंट का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, ठीक है। नरेंद्र कुमार यादव की बात करें, सिविल सर्वेंट है, ठीक है। तो नरेंद्र कुमार यादव को, ठीक है, फिट इंडिया मूवमेंट का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। नरेंद्र यादव इस तरह का प्रतिष्ठित पद संभालने वाले भारत के पहले सिविल सेवक बन गए, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है? सिविल सर्वेंट्स है। फिट इंडिया आंदोलन का राष्ट्रव्यापी पहल है, जिसका उद्देश्य भारतीयों को अपने दैनिक जीवन में शारीरिक गतिविधि और खेल को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करना है, ठीक है, फिट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, ध्यान में रखना है। अब देखेंगे किसे मिला है? नरेंद्र यादव का। नरेंद्र यादव क्या है? इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए? सिविल सर्वेंट है, ठीक है, बिल्कुल क्या है? सिविल सर्वेंट है।
वर्ष का वन्य जीव, ठीक है, फोटोग्राफर पुरस्कार मिला। वन्य जीव दिवस कब मनाते हैं? 3 मार्च। 3 मार्च में। नहीं, मार्च। कब मनाते हैं? तो 3 मार्च को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 3 मार्च को मनाते हैं। बहुत सुंदर, वेरी गुड, ठीक है। अब वन्य जीव फोटोग्राफर पुरस्कार के नीमा सरीखानी को, ठीक है, नीमा सरीखानी ने 2023 वर्ल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार, ईयर पीपल्स चॉइस अवार्ड जीता है। किसे जीता है? किसने जीता है? नीमा शरीखानी ने जीता है। नीमा शरीखानी ने 2023 वर्ल्ड वाइड, ठीक है, सॉरी, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल्स चॉइस अवार्ड जीता है। अब बात करेंगे इन्होंने मतलब क्या खींचा, ठीक है। तो ध्यान रखें, इन्होंने, ठीक है, उन्होंने एक छोटे से हिमखंड पर सोते हुए एक ध्रुवीय भालू का छवि खींची, ठीक है। सरीखानी की तस्वीर को आइस बेड नाम दिया गया। क्या आप ये तस्वीर को देखना चाहेंगे? ठीक है, मैं आप लोग को तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। क्या नाम दिया गया इसको? आइस बेड, आइस इसका बेड। नाम रखा गया, ठीक है। ध्यान में रखेंगे क्या नाम रखा गया? तो आइस बेड इसका नाम रखा गया, ठीक है, ठीक है। बहुत क्यूट लग रहा है सर, वाइट भी है। आप लोग इसको देखें ताकि आप लोग को याद हो जाए। काम काहे नहीं कर रहा है भाई? ये क्या हो गया इसको? हर जगह नेटवर्क की प्रॉब्लम है सर। नेटवर्क का इश्यू लग रहा है। नाम क्या था उसका, इसने आइसपेट का पिक्चर लिया था? नीमा सरीखानी। नीमा नीमा सरीखानी। सरीखानी। नीमा सरीखानी, ठीक है। इंडिया की लगती है सर, इंडिया की लगती है। हाँ, इंडिया का ही है। चलिए, मिल गया, ठीक है, दिखाता हूँ। आइस बेड, ठीक है, पोलर बियर, ठीक है। ये रही, इसका पिक्चर लिया था उसने। हाउ लुकिंग सी इज क्विट में क्यूट, सबसे पहले गया वहाँ कैसे सर वो? ठीक है। वही तो मैं सोच रहा हूँ वहां पे गया कि इससे, ठीक है। अरे यार, हाइबरनेशन में पहुंच गया है। ड्रीम जॉब है सर उनका ये। नहीं, तो गया किसे वहां पे, ठीक है। इसी का पिक्चर उसने लिया था, इसी को इच्छा फोटोग्राफर शक्ति है ऑफ द ईयर उनका। माना गया, ठीक है। फोटो तो अच्छा है। चलिए, ठीक है, तो ध्यान में रखना है। तो उन्होंने एक छोटे से हिमखंड पे सोते हुए एक ध्रुवीय भालू का मतलब छवि खींची। शरीखानी की तस्वीर को आइस पे नाम दिया। क्या नाम दिया गया? आइस पे, ठीक है। क्या मिला है? तो नीमा शरीखानी ने 2023 के वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीत लिया है, ठीक है। अब चलेंगे, विश्व जल पुरस्कार की घोषणा की गई है। जल शक्ति मंत्रालय ने, ठीक है, जल शक्ति विश्व जल सॉरी जल शक्ति मंत्रालय ने नोएडा को जल योद्धा शहर के रूप में चुना है। किसे चुना है? नोएडा को। नोएडा को। कौन सा शहर जल योद्धा शहर के रूप में किसे चुना है? नोएडा के, ठीक है। नोएडा को 2 श्रेणियों में पुरस्कार मिला। सर्वश्रेष्ठ सीवेज उपचार संयंत्र, सीवेज समझते हैं ना, ठीक है। और दूसरा जो है जल पुनः उपयोग परियोजना, दोनों में किसे मिला? नोएडा को पुरस्कार मिला। नोएडा को अपशिष्ट जल उपचार और सिंचाई परियोजनाओं के लिए पुनः उपयोग के लिए उठाए गए कदमों के लिए पुरस्कार पुरस्कृत किया गया, ठीक है। किस मंत्रालय के द्वारा? तो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। ध्यान में रखना, नोएडा को जल योद्धा पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैटी एसिड, ठीक है, क्या नाम है? औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैटी एसिड। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 5 देशों को, ठीक है, आईटीएफ को खत्म करने की प्रगति को मान्य करने वाला अपना पहला प्रमाण पत्र प्रदान किया, ठीक है। आईटीएफ का मतलब क्या होता है? औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैटी एसिड होता है, ठीक है। इसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ऐसे 5 देशों को मतलब क्या किया? प्रमाण पत्र इसमें खत्म करने के लिए प्रदान किया। 5 देश का नाम क्या है जरा हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। कौन कौन देश है? डेनमार्क, ठीक है, लिथुआनिया, पोलैंड, सऊदी अरब और थाईलैंड को इसके लिए सम्मानित किया गया है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। डब्ल्यूएचओ की बात करें, आईटीएफए को खत्म करने के लिए अपनी रिप्लेस पहल से पहले 5 वर्षों के परिणाम भी जारी किए, ठीक है। कौन सा पहल चल रहा है, ठीक है, खत्म करने के लिए इसको? आईटीएफए को, ठीक है। रिप्लेस पहल, कौन सी पहल है? रिप्लेस पहल। ये पहल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसका नाम आप लोग क्या करेंगे तो नोट डाउन करें, ठीक है। क्या नाम है? पहल का नाम क्या है? रिप्लेस पहल, ठीक है।
डब्ल्यूएचओ के आईटीएफए को खत्म करने के लिए अपनी रिप्लेस पहल के अगले 5 वर्षों के परिणाम भी जारी किए। 2018 में डब्ल्यूएचओ द्वारा निर्धारित महत्वाकांक्षा लक्ष्य 2023 के अंत तक वैश्विक खाद्य आपूर्ति से आईटीएफओ को पूरी तरीके से खत्म करने का पूरा नहीं हो सका है। ठीक है, आईटीएफओ होता क्या है? जैसे आप कभी बिस्किट खाए हैं, आप कभी क्या बोलते हैं चिप्स वगैरह खाते होंगे, कुरकुरे वगैरह खाते होंगे, देखिएगा उसमें थोड़ा सा तेलापन रहता है। ठीक है, तो वो जो तेलापन होता है, कौन सा तेल होता है वो? कौन सा तेल होता है वो? उसको बोलते हैं पाम ऑयल बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं? पाम ऑयल बोलते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो उसमें जो खाद्य पदार्थ जो होता है उसको पूरी तरीके से, ठीक है, और भी बहुत सारे हो सकता है, उससे पूरी तरह उसको रिप्लेस करना है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, डब्ल्यूएचओ ने 2000 ध्यान रखेंगे, डब्ल्यूएचओ ने 2025 तक विश्व स्तर पर आईटीएफए के आभासी उन्मूलन के लिए संशोधित नया लक्ष्य प्रस्ताव रखा। ठीक है, इसका तो 2018 में शुरू हुआ था, खत्म कब तक करना था? 2023 में खत्म करना था, लेकिन क्या हो गया? फ्लॉप हो गया। तो नया लक्ष्य कब तक रख दिया है? 2025 तक लक्ष्य दे दिया। लेकिन अच्छी बात क्या, 5 देशों ने खत्म करके दिखा दिया। कौन कौन देश ने? डेनमार्क ने, लिथुआनिया ने, पोलैंड ने, सऊदी अरब ने और साथ में थाईलैंड ने। जबकि थाईलैंड दुनिया को पाम ऑयल खुद बेचता है। थाईलैंड की बात करें, मलेशिया की बात की, दुनिया को पाम ऑयल के सबसे बड़े मतलब उत्पादक हैं। ठीक है, अब देखिए ट्रांस फैटी एसिड, जिसको टीएफए, ठोस वसा के लिए अर्ध ठोस होते हैं, जो दो रूपों में पाया जाता है, औद्योगिक रूप से उत्पादित और प्राकृतिक रूप में पाया जाता है। ठीक है, आप देखिए कहां कहां मिलता है। ठीक है, टीएफए का मतलब अगर अधिक आप सेवन करेंगे तो आपको दिल के दौरे के बढ़ते जोखिम से जुड़ा हो सकता है। टीएफए से कोई ज्ञात स्वास्थ्य लाभ नहीं, इससे फायदा क्या होगा नहीं पता है। ठीक है, और आईटीएफए से उच्च खाद्य पदार्थ जैसे तले हुए खाद्य पदार्थ, केक में, तैयार भोजन में अक्सर चीनी, वसा और नमक में मतलब उच्च मात्रा में मतलब ये आपको देखने को आपको ये मिलते हैं। ठीक है, जो कि दिल के दौरा का बहुत बड़ा कारण बनता है। ठीक है, तो डब्ल्यूएचओ ने लक्ष्य रखा था भाई साहब आईटीएफए की बात करें 2023 तक इसको क्या करेंगे? समाप्त कर देंगे, फिर इसको रिप्लेस कर देंगे, लेकिन अब लक्ष्य में पूरा नहीं हो पाया और 2025 इसको फिर से एक संशोधित लक्ष्य के रूप में रखा है। ठीक है, शुरू कब हुआ था? तो 2018 में शुरू हुआ था। ठीक है, 5 देशों ने इसे खत्म करके दिखा दिया है। 5 देश का नाम आप लोग देख सकते हैं, डेनमार्क, लिथुनिया, पोलैंड, सऊदी अरब और थाईलैंड। 9वां गवर्नमेंट टेक पुरस्कार मिला है। कौन सा पुरस्कार? तो 9वां गवर्नमेंट टेक पुरस्कार। भारत ने वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में प्रतिष्ठित 9वां गवर्नमेंट पुरस्कार हासिल किया। ठीक है, यह एआई संचालित सरकारी सेवा में अग्रणी प्रयासों के लिए दिया जाता है। ठीक है, 9वां गवर्नमेंट टेक पुरस्कार जो किसमें दिया जाता है? तो यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित सरकारी सेवा में अग्रणी प्रयासों के लिए दिया जाता है। भारत ने एआई संचालित सरकारी सेवाओं की श्रेणी में यह जीत मतलब क्या की है? हासिल की है। इस पुरस्कार ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की परिवर्तनकारी योजना, जिसे ठीक है आई रास्ते के नाम से जाना जाता है, उल्लेखनीय प्रयासों को मानती दी। ठीक है, तो आई रास्ते की योजना है, किसकी योजना है ये? किसकी है? ठीक है, तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। ठीक है, इसके मिनिस्टर कौन है? नितिन गडकरी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आई रास्ते एआई प्रौद्योगिकी के एकीकरण के माध्यम से सड़क सुरक्षा में क्रांति ला रहा है। ठीक है, तो आप तो देख रहे हैं सड़क सुरक्षा में एक तरह से बहुत ढंग से क्रांति देखने को मिल रहा है। कभी हम लोग टोल टैक्स पे पैसा वगैरह कटवाते थे, आज तो इसका मतलब अलग ही रूप आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब देखेंगे बाफ्ता पुरस्कार 2024। ठीक है, बाफ्ता पुरस्कार ध्यान रखिएगा। बाफ्ता का पहले फुल फॉर्म जान लीजिए क्या होता है। तो ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स होता है। क्या होता है बाफ्ता का फुल फॉर्म? क्या होता है? तो ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स, फिल्म अवार्ड्स की घोषणा की गई। ठीक है, कितने नंबर का? 77वें नंबर का अवार्ड था। कितने नंबर का था? 77वें नंबर था। ठीक है, बाफ्टा अवार्ड। ठीक है, ब्रिटेन में दिया जाता है। आप देखेंगे दीपिका पादुकोण ने सर्वश्रेष्ठ गैर अंग्रेजी फिल्म पुरस्कार प्रदान किया। ठीक है, दीपिका पादुकोण ने सर्वश्रेष्ठ गैर अंग्रेजी फिल्म पुरस्कार प्रदान किया, मतलब इसको मिला नहीं, इनको प्रदान करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए इनको दिया गया। सबसे फिल्म क्या है? ओपेनहाइमर। ओपेनहाइमर किसने बनाया? क्रिस्टोफर निलोन ने। किसने बनाया? क्रिस्टोफर निलोन ने। ठीक है, इसके अभिनेता का नाम क्या है जिसने इसमें काम किया? उसका नाम है सिलियन मर्फी। क्या नाम है? सिलियन मर्फी। ठीक है, सिलियन मर्फी। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, सबसे निर्देशक कौन है? तो क्रिस्टोफर निलोन ही है, जो कि ओपेनहाइमर का है। ओपेनहाइमर से आपका बीपीएससी प्रश्न पूछ चुका है। ठीक है, 69 बीपीएससी में। प्रमुख अभिनेत्री की बात करें, एमा स्टोन, आई थिंक इसी फिल्म की है। प्रमुख अभिनेता की बात करेंगे, सिलियन मर्फी है। विकसित की बात करेंगे तो मारियुपोल में 20 दिन। ठीक है, क्या नाम है? विकसित में मारियुपोल में 20 दिन।
ठीक है, विचित्र का क्या लिखा हुआ है इंग्लिश में? चलिए आप चलेंगे, आप फिल्म का नाम ध्यान में रखिए, डायरेक्टर का नाम ध्यान रखिए, एक्टर का नाम ध्यान रखिए, बस हो गया। ठीक है, सिलियन मर्फी एक्टर था, डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन हो जाएगा, फिल्म की बात करेंगे ओपेनहाइमर हो जाएगा, और एक्ट्रेस की नाम बात करेंगे तो एमा स्टोन हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखा। कितने नंबर का था? 77वें नंबर का बाफ्टा अवार्ड था, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, कितने नंबर के ज्ञानपीठ? ज्ञानपीठ पुरस्कार में राशि कितनी दी जाती है, फिर नहीं दिया जाता है? 1 लाख रुपए दिया जाता है। गलत है, नहीं वो भी गलत है, और 10 लाख। नहीं वो भी गलत है। ये 11 लाख रुपए की राशि दी जाती है ज्ञानपीठ पुरस्कार में, क्रॉस चेक कर लीजिए, लेकिन मुझे 11 लाख याद है। ठीक है, ठीक है, ये 11 लाख रुपया होना चाहिए। ठीक है, बस चेक कर लीजिए, क्रॉस चेक। ठीक है, गुलजार को उर्दू भाषा के लिए, ठीक है, गुलजार के बारे में जानते हैं, ठीक है, उर्दू भाषा के लिए जगत गुरु राम भद्राचार्य को संस्कृत के लिए 98 ज्ञानपीठ पुरस्कार से प्राप्तकर्ता नामित किया गया। ठीक है, देख नहीं सकते लेकिन कुछ सारा मतलब महाकाव्य से लेके सब कुछ याद है। ठीक है, 11 लाख रुपया है ना? हाँ। काश्मीर और उर्दू के लिए दिया गया है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है उर्दू के लिए जो दिया गया है, ठीक है, गुलजार साहब को जो दिया गया 5वीं बार दिया गया है, और संस्कृत के लिए पुरस्कार दूसरी बार दिया गया है। गुलजार जी के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, गुलजार जी के इनका मूल नाम क्या है? संपूर्ण सिंह कारला। क्या नाम है इनका? संपूर्ण सिंह कारला है। ठीक है, राखी जी के पति है। राखी को जानते हैं ना आप? जिनके हर फिल्म में जिनके बच्चे भुला जाते हैं, नहीं बच्चे इनके नहीं भुलाते, शायद इन्हीं के भुलाते हैं। मेरे करण अर्जुन आएंगे याद है ना, वही राखी है। तो राखी से इनका विवाह हो रखा है। हाँ, एक प्रसिद्ध भारतीय कवि, गीतकार और फिल्म निर्माता है। और जगत गुरु राम भद्राचार्य के बारे में जानते हैं हम लोग। ठीक है, जगत गुरु राम भद्राचार्य एक आध्यात्मिक नेता है, कवि है, विद्वान है, लेखक है, चित्रकूट में तुलसी मठ के संस्थापक और प्रमुख है। राम भद्राचार्य जो बचपन से ही अंधे हैं, ठीक है, बचपन से अंधे है, ये बहुभाषी है और 22 भाषा बोलते हैं। उन्होंने 100 से अधिक पुस्तकें लिखी है। ठीक है, समझ रहे हैं ना? तो अंधे होने के बावजूद भी 100 से अधिक इन्होंने पुस्तकें लिख दी। तो समझ कितनी बड़ी बात है, इनके 22 भाषा भी जानते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रतिवर्ष, बिल्कुल, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय साहित्यिक पुरस्कार है। मतलब ये अंधे है लेकिन इन्होंने, ठीक है, जब इनको राम मंदिर वाले मामले के लिए जब कोर्ट में जब बुलाया गया तो उन्होंने हूबहू जो चीजें बताई वो चीज वहीं से प्राप्त हुआ। इन्होंने रामायण में संबंधित कुछ चीजें के बारे में बताया, कोर्ट को जब उसका सर्च किया गया वो चीज वहीं पे मिला। मतलब इतना सटीक इनके द्वारा कही गई जो बातें हैं। तो राम भद्राचार्य साहब का नाम ध्यान में रखिएगा संस्कृत के लिए, और गुलजार जी का नाम उर्दू के लिए। उर्दू के क्षेत्र में दिए जाने वाला 5वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है, और संस्कृत के लिए अगर बात करें तो क्या होता है? उन्होंने सर पहला दूसरा। ठीक है, यूनिवर्सिटी खोला है। इसमें एक 11 लाख रुपया दिया जाता है, लेकिन अगर पूछा जाएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार में कितने दिया जाता है तो उसमें 1 लाख रुपया है। कितना है साहित्य अकादमी पुरस्कार में? इसमें आपका 1 लाख रुपया है। ठीक है, जो कि कितने भाषा में दिया जाता है? जो कि 24 भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार, नहीं 24 भाषा। ठीक है, 22 आपकी संवैधानिक भाषा, 8वीं अनुसूची की भाषा, एक राजस्थानी में और एक आपको इंग्लिश में दिया जाता है। टोटल कितने भाषा में दिया जाता है? तो टोटल ये आपको 24 भाषा में दिया जाता है। आप इसको ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बताइए नाइट ऑफ द लीजन ऑनर पुरस्कार कौन सा पुरस्कार है? नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर पुरस्कार किसे मिला है? ये तो ये शशि थरूर को दिया गया है। किसे दिया गया है? शशि थरूर को। ये नाइट ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर पुरस्कार की बात करेंगे तो ये शीर्ष नागरिक सम्मान पुरस्कार है। ठीक है, शशि थरूर को फ्रांस के शीर्ष नागरिक सम्मान शेवेलियर डे ला लेगियन डी ऑनर या फिर नाइट ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया गया। ठीक है, ये फ्रांस का अवार्ड है। शशि थरूर के बारे में आप लोग जानते हैं, एन एरा ऑफ डार्कनेस लिखा है। किस कौन सा लिखा है? एन एरा ऑफ डार्कनेस, पैक्स इंडिया और द ग्रेट इंडियन नोवेल जैसी अनेक रचनाओं के लिए जाना जाता है। द ग्रेट इंडियन नोवेल पे आपको वेब सीरीज भी बना है, मौका मिले देखिए, काफी बढ़िया वेब सीरीज है। ठीक है, द ग्रेट इंडियन नोवेल। अब आते दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल अवार्ड। ठीक है, दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल अवार्ड आप जानते हैं भारत में फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है दादा साहब फाल्के फिल्म पुरस्कार। ठीक है, दादा साहब फाल्के ने सबसे पहले भारतीय फिल्म बनाई थी, राजा हरिश्चंद्र के नाम से जानते हैं, जो कि 1913 में ये फिल्म बनी थी। उन्हीं के नाम से अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ मुंबई में आयोजित किया गया।
सबसे अच्छा अभिनेता के बताइए, जवान को दिया गया। कोई मतलब क्यों देता है ये लोग, किस प्रकार से देता है, समझ में आता नहीं है। ठीक है, इसे जवान को दिया गया शाहरुख खान को। सबसे अच्छा अभिनेत्री की बात करेंगे तो रानी मुखर्जी को दिया गया श्रीमती चटर्जी बनाम नॉर्वे। ठीक है, स्टोरी है। ठीक है, मतलब श्रीमती चटर्जी जो थी, रानी मुखर्जी, तो इनके बच्चे को मतलब क्या किया जाता है वहां पे, किसी सुधार गृह में डाल दिया जाता है कुछ, तो वो अपने बच्चे के लिए लड़ती है। ठीक है, ध्यान में इसको रखेंगे। ठीक है, सबसे फिल्म की बात करेंगे, कौन है, जापान है। ठीक है, सबसे सबसे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फीचर की बात करें, कौन है, ओपेनहाइमर है। ठीक है, सबसे निर्देशक की बात करेंगे तो संदीप रेड्डी वंगा है, जो कि किसका है, एनिमल का है। ठीक है, बताइए, मतलब इस तरह के फिल्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें, विक्की कौशल है, सैम बहादुर के। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कीटच की बात करें, 12वीं फेल, इतनी अच्छी मूवी थी लेकिन इसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड नहीं मिला। ठीक है, नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे अंग्रेजी अनुवाद कितना बढ़िया से किया, पशु। और एनिमल फिल्म का नाम है, उसका क्या है, इसको बोल रहे ट्रांसलेशन, इसको क्या कर दिया, पशु। ठीक है, तो नकारात्मक अभित के लिए मिला लॉर्ड बॉबी को, किसके लिए, तो एनिमल्स के लिए। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो सारा क्लियर है, इसमें दिक्कत नहीं है। सबसे तो अभिनेता किसे, शाहरुख खान, और जवान। अभिनेत्री रानी मुखर्जी, ये इंपॉर्टेंट है, श्रीमती चटर्जी बनाम नॉर्वे के लिए, वाकई में अच्छी मूवी है। ठीक है, सबसे फिल्म के लिए जवान। ठीक है, सबसे अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म की बात करेंगे तो ओपेनहाइमर को दिया गया, सबसे अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म ओपेनहाइमर को। ठीक है, सबसे निर्देशक की बात करेंगे संदीप रेड्डी वांगा, एनिमल का। सबसे अभिनेता क्रिटिक्स में विक्की कौशल जो है, सैम बहादुर में, अच्छी मूवी है विक्की कौशल की। सबसे फिल्म की बात करेंगे क्रिटिक्स में 12वीं फेल है, और नकारात्मक भूमिका में सबसे अभिनेता बॉबी देओल, किसमें, एनिमल्स के लिए। ठीक है, अब आते हैं अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024। कौन सा पुरस्कार है, ठीक है, अंडर वाटर। ठीक है, कौन सा पुरस्कार है, तो ध्यान में रखेंगे कौन सी पुरस्कार है, अंडर वाटर। ठीक है, अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार स्वीडिश फोटोग्राफर, ठीक है, एलेक्स डॉसन ने अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार जीता। ठीक है, किसने जीता, एलन डॉसन। एलेक्स डॉसन ने। ठीक है, अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार। ठीक है, इसने वेल बोन्स छवि के लिए जीता गया। ठीक है, वेल बोन्स छवि के लिए जीता गया। ठीक है, तो वेल बोन्स छवि के लिए पुरस्कार जीता, ध्यान में रखना है। ठीक है, इसका भी तस्वीर आप लोग को दिखाऊंगा। अब देखिए, जीवन रक्षा पदक, भारत के राष्ट्रपति ने रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफएस के कांस्टेबल श्री शक्तिकांत कुमार को वर्ष 2023 के लिए जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया है। आरपीएफ के है, ठीक है, आरपीएफ से संबंध रखते, क्या नाम है इनका, शशिकांत कुमार। क्या मिला इनको, जीवन रक्षा पदक मिला है। उन्होंने प्रयागराज छिपकी रेलवे स्टेशन में संकटग्रस्त यात्री की जान बचाने के असाधारण बहादुरी का मतलब क्या किया था, प्रदर्शन किया था। ठीक है, प्रयागराज छिपकी तो कोई जगह नहीं, छौकी पर है थे इसको, छौकी स्टेशन, छिपकी भी है क्या, मेरे हिसाब से छौकी स्टेशन है, प्रयागराज के पास में पड़ता है, छौकी पड़ता है, छिपकी लिखा हुआ है। ठीक है, जो भी हो, नाम ध्यान रखिए, श्री शशिकांत कुमार जी नाम है इनका। ठीक है, क्या मिला इनको, तो जीवन रक्षा पदक मिला, जो कि राष्ट्रपति जी के द्वारा दिया गया। वैश्विक जैन शांति दूत, विदेश मंत्री श्री जयशंकर जी ने कर्नाटक के आचार्य लोकेश मुनि को वैश्विक जैन शांति राजदूत के रूप में सम्मानित किया। किसे, लोकेश मुनि जी को। ठीक है, जैन है। ठीक है, आचार्य लोकेश मुनि अहिंसा विश्व भारती और विश्व शांति केंद्र के संस्थापक भी है। किसके संस्थापक है, तो अहिंसा विश्व भारती और विश्व शांति केंद्र के क्या है, ये संस्थापक है। यह मान्यता वैश्विक शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने में आचार्य लोकेश के प्रयासों के लिए एक श्रद्धांजलि है। कार्यक्रम के तहत पद्मावती माता शक्तिपीठ की आधारशिला रखी गई। ठीक है, पद्मावती माता शक्तिपीठ की आधारशिला रखी गई। पद्मावती जानते हैं ना कौन थी, राणा रतन सिंह की पत्नी थी, जिन्होंने मतलब सती किया था। ठीक है, और इन्होंने मतलब चित्तौड़ की रक्षा करते करते, ठीक, अलाउद्दीन खिलजी के सामने घुटने नहीं टेके, बाद में ये सती हो गई थी। ठीक है, तो इनका क्या रखा गया, शक्तिपीठ रखा गया। ठीक है, 7वां रोमेन रॉलैंड पुस्तक पुरस्कार। ठीक है, रोमेन रॉलैंड पुरस्कार, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है, रोमेन रॉलैंड पुरस्कार, ठीक है, किस चीज में दिया जाता है, तो साहित्य में दिया जाता है। किसे मिला है, तो पंकज कुमार चटर्जी को मिला है। ठीक है, पंकज कुमार चटर्जी ने रोमेन रॉलैंड पुरस्कार का 7वां संस्करण जीता। अब देखेंगे ये जो किताब लिखी किस बारे में है। ठीक है, तो पंकज कुमार चटर्जी सोवियत शासक के अंतिम वर्षों के बारे में एक फ्रांसीसी उपन्यास, ठीक है, स्टालिन काउच के बंगाली अनुवादक है। ठीक है, किसके अनुवादक है, तो स्टालिन काउच के मतलब क्या है, बंगाली अनुवादक है। स्टालिन काउच, स्टालिन जानते हैं ना, स्टालिन जो था
रूस का तानाशाह था जब लेनिन का पतन जब होता 1924 में, तो उसके बाद स्टालिन वहां पे आता है। काफी समय तक स्टालिन जो था रूस के सत्ता पे बना हुआ रहा। द्वितीय विश्व युद्ध के समय रूस का नेतृत्व कौन कर रहा था? स्टालिन कर रहा था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो उसी का मतलब किताब का नाम क्या है? स्टालिन काउच। स्टालिन काउच का मतलब क्या कि इन्होंने बंगाली अनुवादक है ये दूसरी बार है जब किसी बंगाली अनुवादक ने पुरस्कार जीता है। त्रिरंजन चक्रवर्ती ने 2022 में कामिद दाऊद के, ठीक है, मेरसॉल्ट कॉन्ट्रे इनक्वेटे के लिए पुरस्कार जीता था। तो 2022 में भी त्रिरंजन चक्रवर्ती ने पुरस्कार जीता था। इस बार किसे मिला है? तो पंकज कुमार चटर्जी को मिला है, जो कि सोवियत शासक के अंतिम वर्षों के बारे में फ्रांसीसी उपन्यास स्टालिन काउच के बंगाली अनुवादक हैं, ठीक है, ध्यान में रखना है। जीडी बिरला पुरस्कार की बात करेंगे 2023। कौन सा पुरस्कार? जीडी बिरला पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? तो डॉक्टर अदिति सेन। किसे दिया गया पुरस्कार? तो ध्यान रखना, डॉक्टर अदिति सेन डे को जीडी बिरला पुरस्कार मिला। किसे मिला? डॉक्टर अदिति सेन को कौन सा पुरस्कार मिला? जीडी बिरला पुरस्कार मिला। डॉक्टर अदिति सेन डे प्रयागराज के हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रतिष्ठित भौतिक विज्ञानी है। क्वांटम प्रौद्योगिकी में डॉक्टर डे का अभूतपूर्व योगदान वैज्ञानिक अनुसंधान में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह वैज्ञानिक उत्कृष्टता के लिए जीडी बिरला पुरस्कार पाने वाली पहली महिला है। तो इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है भाई साहब, पहली महिला है जिनको मिला है जीडी बिरला पुरस्कार। किस क्षेत्र में मिला है? तो वैज्ञानिक उत्कृष्टता के लिए, ठीक है। जीडी बिरला पुरस्कार पाने वाली पहली महिला का नाम क्या है? डॉक्टर अदिति सेन डे, ठीक है। आप देखेंगे सुभाष चंद्र बोस अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? आपदा प्रबंधन में दिया जाता है। एग्जाम में प्रश्न पूछा हुआ है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस प्रबंधन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में दिया जाता है, ध्यान में आपको रखना है। किस क्षेत्र में देते हैं ये पुरस्कार? डिजास्टर मैनेजमेंट। बिल्कुल, आपदा प्रबंधन या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट पे पुरस्कार क्या करते हैं? देते हैं। आप लोग क्या करेंगे, इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के 60 पैराशूट फील्ड अस्पतालों को, ठीक है, उत्तर प्रदेश के 60 पैराशूट फील्ड अस्पतालों को, ठीक है, 2024 के लिए चुना गया, ठीक है। कौन सा पुरस्कार है? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, जिसको SCBAPP, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, आपदा प्रबंधन पुरस्कार, SCBAP, ठीक है, पुरस्कार कहते हैं। किसे मिला? उत्तर प्रदेश के जो पैराशूट वाला हॉस्पिटल नहीं था, जो कि मतलब बहुत ही कम समय में कहीं भी ले जा सकते हैं, काफी आसान होता है उसको लेना, उसे मिला है, ठीक है। अब देखेंगे आपदा प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी को घोषणा की जाती है। 23 जनवरी को क्यों की जाती है जानते हैं आपको? सुभाष चंद्र बोस जी का क्या है? सुभाष बोस जी का क्या है? जन्मदिन है, ठीक है। जन्म कब हुआ था? तो 23 जनवरी 1897, ठीक है। 1891 में जन्म हुआ था किनका? अम्बेडकर। 1889 में जन्म हुआ था, ठीक है, नेहरू जी का, चचा का, ठीक है। 60 पैराशूट फील्ड अस्पताल ने 2023 में तुर्की और सीरिया में 7.8 तीव्रता से भूकंप के दौरान चिकित्सा सेवा प्रदान की थी। मतलब भूकंप के समय में काम आ सकता है, कहीं भी ले जा सकता है, बहुत ही ज्यादा हैंडी होता है। अस्पताल को पहाड़ से लेके कहीं भी जाके ले जा सकते हैं 60 पैराशूट अस्पताल, ठीक है। ये बहुत ही आसानी से, बहुत जल्दी बेड वगैरह सब कुछ लगा देता है, ठीक है। तो इसी के साथ आज की करंट अफेयर्स की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। कल हम लोग पढ़ेंगे महत्वपूर्ण दिवस। क्या पढ़ेंगे? महत्वपूर्ण दिवस पढ़ेंगे। और एक दिन हमारा महत्वपूर्ण दिवस और संघ राज्य क्षेत्र कल करेंगे, ठीक है। अब फिर एक दिन में हमारा ये पूरा समाप्त हो जाएगा और उसी के साथ हमारा इस महीने का करंट अफेयर्स भी। अभी हमारे पास कितना दिन है? 2 दिन है ना। 31 का महीना है, कितना का महीना है ये? 30 होगा ना, अप्रैल 30 का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक दिन एक्स्ट्रा हो गया। वैसे कोशिश रहता हमारा 15 दिन में समाप्त कर देने का, लेकिन इस पर आई थिंक 1-2 क्लास हमारी एब्सेंट थी ना, इस वजह से इस समय पे पूरा नहीं हो पाया, ठीक है।